एक अर्थ ये आता है। दूसरा अर्थ जहां तक मैं समझती हूँ कि इसके स्थान से रिलेटेड है कि जो बस्ती देने का स्थान सामान्य रूप से जो है उससे उत्तर में, उत्तर दिशा में, जो एक हम फिक्स पॉइंट अगर लेते हैं तो उससे उत्तर दिशा जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है। तो इस एनल स्फिंक्टर से थोड़ा सा ऊपर जो रहता है मूत्र मार्ग या गर्भाशय मार्ग, उसमें जो बस्ती दी जाती है वो है उत्तर बस्ती। और कर्म के रूप से अगर देखा जाए तो उसको बोला है कि श्रेष्ठ गुणतया, यानी कि ये श्रेष्ठ गुण वाली जो बस्ती है वो उत्तर बस्ती है। और एक अलग से थोड़ा सा अर्थ में भी थोड़ा लेती हूँ कि इसमें उत्तरोत्तर हम स्नेह की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, शायद वो भी एक इसका बोलने का अर्थ है कि इसको उत्तर बस्ती बोला जाता है। और दूसरा कि इसमें जो यूज होते हैं यंत्र, एक नेत्र यूज होता है, एक पुटक यूज होता है। तो नेत्र जो यूज होता है उसको नाम दिया है पुष्प नेत्र। अब पुष्प नेत्र नाम क्यों दिया? क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और ओवम है, इन दोनों को पुष्प नाम दिया है। रजह जो है उसको पुष्प नाम दिया, अंत पुष्प और बहिपुष्प। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम इसमें उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिस बस्ती के द्वारा। उसमें जो प्रयुक्त होने वाला नेत्र है तो उसको उन्होंने शायद पुष्प नेत्र नाम दिया हो। से जो दी जाने वाली बस्ती है उसको भी उत्तर बस्ती, उसमें जो यूज होने वाला नेत्र है उसको भी पुष्प नेत्र बोलते हैं। तो उसका जो शेप होता है वो टिपिकल शेप बता दिया गया है, उसमें एग्जाम्पल दिया है। यहाँ मैंने जास्मिन पुष्प का एक पिक्चर दिया है कि जास्मिन पुष्प का जो कांड होता है या करवीर पुष्प का जो कांड होता है वैसा ये नेत्र होता है, यानी वो टेपरिंग होता है। तो जहां से स्टार्ट होता है वहां से थोड़ा सा अधिक चौड़ा होता है और धीरे धीरे वो टेपर होता जाता है, यानी कि उसका डायमीटर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। गोपुच्छ जो है उससे भी उन्होंने उसको बताया है कि गोपुच्छ जैसा भी उसका आकार जो है वो होता है। तो मैंने यहाँ सभी के आकार यहाँ लेने की कोशिश की है कि करवीर पुष्प, जास्मिन पुष्प और गोपुच्छ। और चक्रपाणी ने नेत्र का अर्थ नलिका लिया है और डलहर ने उसको यंत्र बोल दिया कि ये नलिका रूपी यंत्र जो है वो है पुष्प नेत्र। ठीक है, तो इसको अगर हम लेते हैं कि गोपुच्छ जैसा है या जास्मिन पुष्प के कांड जैसा है, शुरुआत में वो चौड़ा है, बाद में वो संकरा होता जाता है। तो उसमें अगर हम थोड़ा फिजिक्स लगाएं कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्या उन्होंने यहाँ पर सोच ली है, तो एक बर्नौली प्रिंसिपल आता है जिसमें एक फ्लूइड जो फ्लो करता है, जहाँ डायमीटर ज्यादा है वहां से कम डायमीटर की तरफ फ्लो करता है, तो थोड़ा सा उसमें प्रेशर आता है। दैट इज बर्नौली प्रिंसिपल। तो इस बर्नौली प्रिंसिपल से अगर हम उसको को रिलेट करते हैं तो थोड़ा सा जो प्रेशर हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमें जो ड्रग पहुंचानी है फंडस तक, फंडस के साथ साथ वो फेलोपियन ट्यूब तक भी जाता है और हो सके तो आगे फिम्ब्रिया तक ये जो ड्रग जो है वो जाता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर उसकी कैन्यूला अगर होती है या जो यंत्र जो पुष्प नेत्र है, तो इस एम में हम सक्सेसफुल होते हैं। तो ये शायद ये फिजिक्स जो है हम उसके साथ को रिलेट कर सकते हैं कि ये इसमें पुष्प नेत्र का जो आकार बताया है उसके साथ हो सकता है। दूसरा उसमें होती है कर्णिका। कर्णिका दो तरफ होती है, जहां नेत्र इंसर्ट होता है इंट्रा यूट्राइन कैविटी में, वहां पर एक कर्णिका बताई है। और दूसरी दो कर्णिका बताई उन्होंने कि टूवर्ड्स दी पुटक, जिसमें आपकी मेडिसिन रहती है। तो गर्भाशय की तरफ जो नेत्र है वहां की जो कर्णिका क्यों बताई, वो लिमिट करती है कि इतना बड़ा यंत्र आप कितना अंदर डालेंगे, ज्यादा अंदर ना चला जाए, उसको रोकने के लिए एक वहां पर कर्णिका लगाने के लिए शास्त्रों में उल्लेख है। दो कर्णिका जहां पुटक है वहां लगाने के लिए बोला है कि वो लीकेज ना हो। जब हम पुटक को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो लीक ना करे। तो ये दो पर्पस सॉल्व हो तब आपकी प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर कंप्लीट होती है। इसलिए वहां पर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक कर्णिका इंसर्शन की साइड, दो कर्णिका वहां पर जहां मेडिसिन है उस तरफ, तीन कर्णिका का उल्लेख जो है वो शास्त्रों में मिलता है। और अब जो नेत्र बनाए जाते हैं या तो जो यूज होते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो गए हैं।
कि वो वैसा नेत्र पुष्प नेत्र नहीं मिलता है या नहीं बनाया जाता है, तो कुछ लोग इन्फेंट फीडिंग ट्यूब को यूज करते हैं, कुछ लोग वहां पर कैथेटर को यूज करते हैं, कुछ आईओआई कैन्यूला को यूज करते हैं, और हम लोग जो यूज करते हैं वो प्रॉपरली जो उत्तरबस्ती के लिए हमने बनवाया है इंस्ट्रूमेंट उसको यूज करते हैं, कैन्यूला को, उत्तरबस्ती कैन्यूला जो है। तो अगर इन्फेंट फीडिंग ट्यूब यूज करनी है तो वो यूज करनी है नंबर 8 की, 8 नंबर की जो है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब इसके लिए उत्तरबस्ती के लिए यूज होती है। और सिंपल कैथेटर जो कि इंटरमिटेंट कैथेटर बोलते हैं इसको, वो अगर यूज करना है तो दैट शुड बी ऑफ नंबर 3, जिससे हमारा जो पर्पस जो है उत्तरबस्ती की मेडिसिन अंदर तक जाने का वो सॉल्व होता है। ये जो कैन्यूला हम लोग यूज करते हैं, इसमें मैंने पिक्चर में बताई है कि इस प्रकार की कैन्यूला, ऊपर वाली जो है दैट इज HSG कैन्यूला, नीचे जो है वो कैन्यूला है जो हम यूज करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उत्तरबस्ती देने के लिए यूज होते हैं। कि ये स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप है, सिम स्पेकुलम एंट्रीविजनल वॉल रिट्रैक्टर है, यहाँ पर एलिस फोर्सेप है, इंट्राइन साउंड डायलेटर, एंड ये सिरिंज के साथ एक कैन्यूला जुड़ी हुई है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को आजकल हम लोग यूज करते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि पुटक यूज किया जाता था, जो कि गाय या बकरी इससे की बस्ती से बना हुआ जो पुटक यूज होता था, और उसको बहुत दिन तक क्वाथ में या तेल में रख देते थे, जिससे वो डिसइंफेक्ट हो जाता था, डिकंटामिनेट हो जाता था, यानी कि स्टरलाइज हो जाता था, और उसकी जो इलास्टिसिटी बनी रहती थी। तो डिसइंफेक्ट तब भी होता था और आजकल भी होता है। तो आजकल हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव कर लेते हैं, और जब ऑटोक्लेव करते हैं तो जो मेडिसिन हमने ली है उस मेडिसिन को इस प्रकार के कंटेनर में हम डाल देते हैं, और इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को इस ड्रम में डालकर ऑटोक्लेव कर लेते हैं। बिना ऑटोक्लेविंग के उत्तरबस्ती कभी भी नहीं देते हैं। और सेकेंडली उत्तरबस्ती जो दी जाती है वो ऑपरेशन थिएटर में, माइनर ओटी हो तो माइनर ओटी में दीजिए, नहीं तो मेजर में, दोनों ओटी अगर अवेलेबल है तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस ओटी में उत्तरबस्ती जो है वो देनी चाहिए। कभी भी ओपीडी लेवल पे उत्तरबस्ती नहीं देनी है। अगर ऐसा करते हैं तो सो मेनी टाइम्स योर पेशेंट में फेस सम कॉम्प्लिकेशंस। इन्फेक्शन आप दे सकते हो पेशेंट को ओपीडी लेवल पे, या और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो आप उस टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उत्तरबस्ती हमेशा जो हम देते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में देते हैं। और समय जो इसका बताया कि किस समय उत्तरबस्ती देनी चाहिए, दैट इज अ स्पेसिफिक पीरियड, ऋतुकाल, यानी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज खत्म होने के बाद। ऐसा क्यों? 2 पर्पस है। एक तो इंसर्शन ऑफ द कैन्यूला विल बी इजी, क्योंकि इंटरनल कुछ दिन ओपन रहता है। दूसरा कि वहाँ की जो एब्जॉर्प्शन है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग से जो एब्जॉर्प्शन होती है, वहाँ सेल्यूलर जो एटमॉस्फेयर होता है दैट विल बी फेवरेबल। एब्जॉर्प्शन वहाँ पर बहुत अच्छी होती है, जो हमने देखा है कि अगर हम जस्ट आफ्टर पीरियड अगर उत्तरबस्ती दी, हमने बहुत बार चेंज करके भी देखा है कि पीरियड के बाद हम देते हैं, पहले भी देके देखा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ दी मेडिसिन जो है वो ऋतुकाल के पीरियड में बहुत अच्छे से होती है और आपको ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए ऋतुकाल के पीरियड में जो है वो उत्तरबस्ती हम लोग देते हैं। अब द्रव्य कितना होना चाहिए, मेडिसिन कितनी यूज हो सकती है उत्तरबस्ती में, आपको कितनी मेडिसिन लेनी है। तो जो सुश्रुत ने बताया था, उन्होंने एक रेफरेंस में दिया है कि जो स्त्री जिसको आप उत्तरबस्ती दे रहे हैं उसकी हथेली में जितनी मेडिसिन आती है उतनी मेडिसिन जो है उसकी उत्तरबस्ती के लिए आपको आवश्यक है। लेकिन अब जो हम लोग मेजर करते हैं, मिनिमम 3 ml से स्टार्ट करते हैं। यूट्रस की कैपेसिटी इज 10 ml, तो 3 to 10 ml मेडिसिन जो है यू कैन हैव इनटू द सिरिंज, जो कि आपको उस समय ऑटोक्लेव करनी है, उत्तरबस्ती के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से उत्तरबस्ती देने लग पड़े लोग, कोई 3 दिन दे रहा, कोई 6 दिन दे रहा है, कोई 3 दिन दे के 3 दिन गैप दे के फिर दे रहा था। तो हमने क्या किया, जब मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ज्वाइन किया तो हमने एक वर्कशॉप किया फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर उत्तरबस्ती। उसमें हमने सीनियर मोस्ट गुरुनाम गुरु पीवी तिवारी मैडम, आप देख सकते हैं उनको बुलाया हमने। इंदु मैडम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जामनगर से हैं, जिन्होंने जामनगर में उत्तरबस्ती की प्रोसीजर जो है वहाँ शुरू करवाई थी।
तो वो सीनियर मोस्ट इंदु मैडम को हमने बुलाया और बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सभी वहां पर उस वर्कशॉप में थे। और 3 पीढ़ियां आप देख सकते हो इसमें, पीढ़ी तिवारी मैडम, इंदु मैडम, हमारे गुरु। मेरे साथ जो है ममता, डॉक्टर ममता है इंदु मैडम के साथ में, वो हमारे साथ के हैं कलीग। वैसे और कलीग जैसे डॉक्टर दीपा मिश्रा यहाँ से थी, दिव्या कॉलेज से, और तृप्ति अग्रवाल भी थी। ऐसे काफी सारे लोग उस वर्कशॉप में थे। मेरे स्टूडेंट जो टीचर्स बन चुके हैं वो भी एक आप इसमें देख सकते हैं, डॉक्टर अंजलि वर्मा। ऐसे बहुत से लोग हमने बुलाए थे और एसओपी हमने डिसाइड किया कि अगर हम उत्तर बस्ती देते हैं तो इंडिकेशन से लेकर कॉम्प्लिकेशंस तक क्या होने चाहिए और कैसे उसको मैनेज करना है, और एरिया ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए, उसको हमने पब्लिश किया और हमारे मंत्री जी ने इसका विमोचन किया था। और उसके अकॉर्डिंगली हम सब लोग उत्तर बस्ती की प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करते हैं और देते हैं। तो उसमें जो डिसाइड किया गया, उसमें ये डिसाइड हुआ कि जब पीरियड स्टॉप होता है तो सबसे पहले दिन क्या करना है, अनुवासन बस्ती देनी है। अनुवासन बस्ती देने के बाद हम सेकेंड डे नीरू बस्ती देते हैं। नीरू बस्ती आपने दी, उसी दिन फर्स्ट उत्तर बस्ती हम देंगे, देन थर्ड डे एंड फोर्थ डे उत्तर बस्ती। इस प्रकार से 4 डेज का प्रोटोकॉल जो है वो डिसाइड किया और वी आर फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल कि 4 दिन का जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर माना गया है उत्तर बस्ती के लिए। और इस प्रकार से हम लोग पेशेंट्स को अब उत्तर बस्ती दे रहे हैं और काफी बेनिफिट्स भी पेशेंट्स को मिल रहा है। जो अतुल जी ने बताया, हमारे इतने सारे पेशेंट्स कंसीव हुए हैं, उन सब में हम लोगों ने इस टाइप का प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया है। उसमें सबसे पहला जो हुआ है पूर्वकर्म। पूर्वकर्म में स्नेहन बलात्कार से पेशेंट को 10 मिनट के लिए अधोउदर स्थान में अभ्यंग करते हैं, स्नेहन, नाड़ी स्वेदन देते हैं और योनि प्रक्षालन इज मस्ट। योनि प्रक्षालन इसलिए करते हैं कि वहां अगर कोई भी डेब्रिस है या कोई भी डिस्चार्ज है, वो अगर हम लोग थेरापी करने से पहले अगर रिमूव नहीं किया है तो वो यूट्रस की तरफ जा सकता है, तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो पंचवल्कल क्वाथ जनरली हम लोग यूज करते हैं, कोई और क्वाथ त्रिफला कषाय वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। तो इससे हम लोग योनि प्रक्षालन करते हैं एंड देन पेशेंट को लेते हैं। और साथ में पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, पेशेंट के वाइटल्स सारे लेने हैं और उसके बाद ही पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना है और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी कि वो ऑपरेशन थिएटर देख के पेशेंट डर ना जाए, है ना, क्योंकि उसको लगेगा कि बहुत बड़ा ऑपरेशन मेरे पे होने वाला है। तो वी आर डूइंग द काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। इस प्रकार से कोई घबराने वाली बात नहीं, छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन फॉर योर सेफ्टी वी आर डूइंग दिस इन ओटी। और पेशेंट की इन्फॉर्म कंसेंट भी लेना जरूरी है। प्रधान कर्म जो हम उत्तर बस्ती देते हैं उसका पेशेंट का वीडियो तो मैं यहाँ दिखा नहीं सकती, तो मैंने एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो जो है वो बनाया है, वो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी आपको। इसमें हम लोग करके चेक करते हैं कि कौन सी पोजीशन में है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, साइज उसका क्या है, किस डायरेक्शन में आपको इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करना है। ये सब देखने के बाद हम लोग मेडिसिन पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करने के बाद पेशेंट को क्रॉस पोजीशन में वहां उसका साथ में हेडलो पोजीशन देते हैं और उसके साथ साथ उसको हॉट वाटर बैग फोमेंटेशन के लिए पेशेंट को देते हैं। और हेडलो पोजीशन दिया, पश्चात कर्म में और हॉट फोमेंटेशन। कई बार पेशेंट क्रॉस लेग में कंफर्टेबल नहीं होती है तो वन मुक्तासन आसन भी हम पेशेंट को दिलवाते हैं, जो कि एसओपी में ऑलरेडी हमने डिसाइड किया था। और इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट को देते हैं कि उत्तर बस्ती का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में उसको इन चीजों से बचना है। स्पाइसी फूड नहीं लेना है, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को नहीं होना चाहिए और वाइटल एक्ट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दोज 4 डेज। जो 4 दिन का प्रोसीजर आप करने वाले हैं तब उसको ये प्रिकॉशन आर मस्ट, उसको फॉलो करना है। देन इंडिकेशंस की इंडिकेशंस बहुत सारी बताइए कि बहुत सारे योनि रोग हम लोग करते हैं जिसकी चिकित्सा करते हैं कि इन सारी योनि व्यापद में उत्तर बस्ती हेल्पफुल है। तो हम पेशेंट को ठीक करते हैं वो हम सबसे शेयर करते हैं। और एक बात मैं हमेशा बताती हूँ कि जब पेशेंट आपका ठीक नहीं हुआ है
दैट शुड बी रेट्रोस्पेक्टिवली चेक्ड। उसको आप हमेशा देखें और उसको छुपाना नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट किया और पेशेंट को फायदा नहीं हुआ, मैं कि दूसरों को कैसे बताऊं कि मेरे पेशेंट को फायदा नहीं हुआ। तो ये बात मैंने शुरुआत से लेके चली हूँ। जैसे मैंने अपना थीसिस लिया था पीजी में, वो लिया था उत्तर बस्ती इन इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पे। उसमें कल्याण घृत से हमने दिया किया था थीसिस। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ पेशेंट्स जिनको फायदा नहीं हुआ, उस पे मेरा ध्यान गया कि इनमें क्यों लाभ नहीं हुआ। तो वो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जिनको हमने देखा कि ट्यूबल ब्लॉकेज है, उनमें कंसेप्शन नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, चाहे हमने 3 मंथ्स तक उसको उत्तरवस्ती दिया। तो ये बात मैंने टीचर्स के ध्यान में बुलाई, अपने कलीग्स को भी बताई, स्टूडेंट लाइफ थी तो सबको मैंने शेयर किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तभी से सोच पहले से ही चलती थी कि जिसको फायदा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। फिर बाद में हम जो उत्तरवस्ती देने लगे पेशेंट्स को और दूसरे लोग भी देने लगे, तो ये फिर देखा गया कि जहां पर ब्लॉकेज है वहां घृत बेस्ड ड्रग जो है वो काम नहीं कर रहा। तो उत्तरवस्ती जब हम ट्यूबर ब्लॉकेज में देते हैं तो ऑयल बेस्ड ड्रग्स शुड बी सिलेक्टेड। चाहे सिंपल आप तिल तेल से भी देते हैं तो भी आपके पेशेंट की ट्यूब्स जो है वो ओपन हो जाएगी, बट लेकिन घृत बेस्ड अगर हम लेते हैं तो नहीं मिलता है। तो ये हम साथ में सिद्धांत लेके अब चले हैं कि जब भी ब्लॉकेज है तो घृत बेस्ड ड्रग सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। देन ड्रग सिलेक्शन का सेकेंड पॉइंट सिद्धांत जो मैं लेती हूँ उसमें ये है कि अगर कफ की इन्वॉल्वमेंट है तब भी ऑयल बेस्ड ड्रग शुड बी सिलेक्टेड, क्योंकि कफ हमेशा स्रोतोरोध करता है, अवरोध करता है। तो अगर ऑयल बेस्ड हम लेते हैं तो कफ को दूर आसानी से कर सकते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच दोष इज देयर वो हम देखने के बाद ड्रग सिलेक्ट करते हैं। अगर पित्त दोष अगर आपको लगता है पेशेंट में तो वी सिलेक्ट द ड्रग विच इज हैविंग घृत बेस्ड कॉम्बिनेशन। कोई भी घृत बेस्ड आप लेते हो पित्त जहां पर प्रीडोमिनेंस है उसमें। दूसरा, अगर हम उत्तरवस्ती देते हैं तो हमारा एम क्या रहता है, शोधन करना है, शमन करना है और ग्रहण करना है, ठीक है। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए पेशेंट जब आते हैं हमारे पास, ये हमने अभी प्लान करना है, प्रेगनेंसी प्लान करना है, उनमें जब उत्तरवस्ती देते हैं तो तीनों साइकिल में मेडिसिन अलग अलग लेना है। फर्स्ट साइकिल में लेना है शोधन करने वाली, सेकेंड में लेंगे हम शमन करने वाली, एंड थर्ड में हम लेते हैं ग्रहण करने वाली। तो 3 साइकिल में हमारे तीनों एम्स सॉल्व हो जाते हैं, पर्पस सॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट आगे अच्छे से कंसीव होता है और उसका पूरा क्षेत्र क्या हुआ, शुद्ध हो गया, वहां पर रसायन हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया टू अचीव अ कंसेप्शन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब किन किन कंडीशंस में हम उत्तरवस्ती किस किस से देते हैं वो थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। क्या इनफर्टिलिटी पेशेंट्स है तो ट्यूबल ब्लॉकेज या ट्यूबल फैक्टर है तो उसमें हम तिल तेल से देते हैं, कुमारी तेल का प्रयोग करते हैं, धानवंतर तेल जनरली मैं ज्यादातर यहाँ पर यूज करती हूँ, धानवंतर तेल हम लोग यूज करते हैं, अपमाक्षार तेल भी यूज किया जाता है इन ट्यूबल ब्लॉकेज। बट लेकिन ये भी देखा है कि सिंपल तिल तेल से भी अगर दिया जाता है तो भी वहां पर हमें बेनिफिट मिलता है। ओव्यूलेटरी फैक्टर है तो जनरली मैं उसमें दूसरी बस्ती से भी पेशेंट को फायदा हमारा मिल जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके साथ मुझे उत्तरवस्ती भी देनी है तो हम लोग लेते हैं शतपुष्पा तेल और शतावरी तेल, इसकी उत्तरवस्ती पेशेंट को देते हैं। और एंडोमेट्रियल फैक्टर बहुत बार आजकल मिलने लगा है कि पेशेंट का एंडोमेट्रियम ही डेवलप नहीं हो रहा है, 3-4 mm में रुक जा रहा है, 5 mm में रुक जा रहा है, ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। तो वहां पर घृत बेस्ड हम लेते हैं मेडिसिन, उसमें शतावरी घृत, फलघृत और कल्याण घृत, इन तीनों को जो है दिस आर माय ड्रग ऑफ चॉइस, इसको हम लोग यूज करते हैं जहां पर एंडोमेट्रियल थिकनेस पेशेंट को कम है। अब 2 केस में रेयर केस आपसे अगर अतुल जी परमिशन दे तो मैं 2 केस थोड़ा सा शॉर्ट में रेयर केस बताऊंगी कि फाइब्रॉइड में जनरली मैं उत्तरवस्ती नहीं देती हूँ। एक बार ओपीडी में पेशेंट आई मेरे पास कि छोटे छोटे सीडलिंग फाइब्रॉइड है और ट्रीटमेंट लेना है, तो एज यूजुअल मैंने
उसको फलत्रिकादि कषाय आरोग्यवर्धिनी कांचना गूगल लिख के भेज दिया। थोड़ी देर फिर से बाहर से आ गई, बोले मैडम ये मेडिसिन तो मैं खा चुकी हूँ, ये मत लिखो, कुछ और लिखो। मैंने कोई बात नहीं, तुम इसको लो तो सही अभी। तो चली गई, फिर से उसके हस्बैंड को लेके आ गई। एंड शी टोल्ड कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, हम लोग बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट करा के आए, देखो हमारे कागज में बहुत सारे कागज दिखा दिए। वो 1 साल से मेडिसिन ले रही थी और उसको ये यूट्राइन फाइब्रॉइड, जबकि सीडलिंग थे, स्मॉल साइज थे, जो मेडिसिन सारे हम लोग देते यूट्राइन फाइब्रॉइड में वो सारी वो ले चुकी थी, बट उसको लाभ नहीं हुआ था। एंड शी वाज एंशियस टू कंसीव। और उसको ये था कि बस आप कुछ थेरापी करो और मुझे जल्दी लाभ दो। उसमें हमने क्या किया, उस पेशेंट को योग बस्ती दी और थोड़ा सा हमने अलग काम किया कि वरुणादि घृत इंडिकेटेड है, तो हमने क्या किया, वरुणादि तेल बनवा दिया और वरुणादि तेल से उस पेशेंट को हमने उत्तर बस्ती दी 3 साइकिल। और बाद में 3 साइकिल के बाद जब उसने अल्ट्रासाउंड अपने आप से करा के लिया कि मैडम मेरा तो फाइब्रॉइड ठीक हो गया है और बहुत बहुत धन्यवाद। इस वॉज द रेयर केस जो कि मैंने देखा कि हमने उत्तर बस्ती दी यूट्राइन फाइब्रॉइड में। जनरली मैं फाइब्रॉइड वैसे ही मेडिसिन से ही ठीक करती हूँ, तो उत्तर बस्ती मैंने इस केस में दिया। एंड सेकेंड केस वैसा ही रहा असरिक दर्द। असरिक दर्द के पेशेंट्स में भी जनरली हम लोग ओरल मेडिसिन से अपनी काफी अच्छी मेडिसिन हमारे पास है, तो उससे हम ठीक करते हैं। तो एक पेशेंट में हमने दिया दार्व्यादि घृत से उत्तर बस्ती। वो इसलिए देना पड़ा कि शी वॉज हैविंग इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होती, स्टॉप होती थी फिर चालू जाती, स्टॉप होती थी फिर चालू जाती थी। तो कब तक वो हेमोस्टेटिक लेती, ये उसका क्वेश्चन था। जिन दिनों उसका ब्लीडिंग फेज नहीं था तब हमने दार्व्यादि घृत से उसको उत्तर बस्ती दी, चाहे वो ऋतुकाल था नहीं था, लेकिन हमने दिया। फिर ब्लीडिंग फेज हुआ, फिर हमने जब उसका ब्लीडिंग स्टॉप हुआ फिर उत्तर बस्ती दी, चाहे वो 20 दिन बाद भी हमें देनी पड़ी। तो ऐसे हमने उसको 6 उत्तर बस्ती दी। एंड देन उसका जो है ये असरिक दर्द की प्रॉब्लम ठीक हो गई, जो कि उसकी कॉन्टिन्यूसली 3 साल से इंटरमिटेंट ब्लीडिंग थी, जो बंद नहीं हो रही थी, चाहे वो हार्मोन्स ले रही थी, चाहे अपनी हेमोस्टेटिक मेडिसिन ले रही थी, शी वॉज नॉट गेटिंग द रिजल्ट। ऐसे 2 केसेस जो है, मैं जनरली हमेशा अपने केस डिस्कस करती हूँ, ऐसे 2 केस मैंने आपको बताया। बाकी उत्तर बस्ती किन किन कंडीशंस में दी जाती है, ये बहुत सारी कंडीशंस जो है वो सब लोग देते भी हैं, कंसेप्शन के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए भी बहुत लोग देते हैं। और जितने भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है सब में उत्तर बस्ती का प्रयोग जो है वो सब लोग करते हैं। लेकिन अब बात है कि कहाँ नहीं देनी है उत्तर बस्ती, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसमें यह है कि अनमैरिड गर्ल्स में नहीं देते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में भी हम उत्तर बस्ती नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी है तो नहीं देना है। अगर कॉपर्टी इंसर्शन पेशेंट को ऑलरेडी हुआ पड़ा है तब भी उत्तर बस्ती नहीं देना। इरोजन है पेशेंट को नहीं देंगे, पॉलिप है, सर्वाइकल है, चाहे एंडोमेट्रियल पॉलिप है, तो भी हम उत्तर बस्ती नहीं देते हैं। और पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो भी मैं अवॉइड करती हूँ कि उसमें उत्तर बस्ती ना दूं। और मेलिग्नेंसी है तो भी हम उत्तर बस्ती नहीं देते। उसके अलावा मैंने 2-3 यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिखे हैं कि फिस्टुला अगर है, वेस्टिक्युलोवेजाइनल फिस्टुला है, तो भी हम पेशेंट को उत्तर बस्ती जो है वो नहीं देते हैं। देखो ये कुछ शास्त्रोक्त रेफरेंसेस हैं जो कि उत्तर बस्ती में दिए जाते हैं पेशेंट को, कि गुरुचारी तेल है, मधु, क्षीर सिद्ध, मतलब ये अकॉर्डिंग टू दोष है, वातज, पित्तज, कफज में अलग अलग जो शास्त्र में इंडिकेटेड उत्तर बस्ती है वो सारी मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया है कि ये सब शास्त्रोक्त है जो हमारी संहिताओं में लिखी गई है, वो उत्तर बस्ती है। अब ये उत्तर बस्ती क्यों दे रहे हैं और काम क्या करेगी, हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे क्या अलग है इसमें उत्तर बस्ती में, तो इसको मैं थोड़ा सा और एक स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये जो उत्तर बस्ती है तो वो कैसे काम करती है। एब्सॉर्प्शन उसका, सॉरी बैक चला गया, हाँ, एब्सॉर्प्शन उसका, ट्रांसपोर्टेशन एंड उसका देन इफेक्ट। तो एब्सॉर्प्शन इसका जो होता है कैसे कि यूट्रोवेजाइनल परमिएबिलिटी जो है, यानी कि जो लिपोफिलिक कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं घृत और तेल, ठीक है, तो घृत और तेल जो है वो लिपोफिलिक है,
वो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट हिट करके उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करके वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल ये है। सेकेंड थिंग, वी आर बायपासिंग द मेटाबॉलिज्म, कि अगर हम ओरली देते हैं तो उसके ऊपर लीवर एंजाइम का काम होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बाद उसका इफेक्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी यूट्रस एंड सर्विक्स में नहीं होती है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर वहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर एंटर करेगा और इफेक्ट देगा। थर्ड थिंग, पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वहाँ पर, तो हमारे पास डार्क सरफेस एरिया है टू एनहांस द ड्रग एब्जॉर्प्शन। तीन चीजें जो है वहां पर हेल्प करती हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। एंड देन वहां का रिच ब्लड सप्लाई जो है टूवर्ड्स द यूट्रस, वो हेल्प करता है हमें उसकी एब्जॉर्प्शन में, जो कि हमारे शास्त्र में भी बताया, सूक्ष्म केश प्रतिकाश बीज रक्त वहाशिरा। वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स हैं जो कि ये पूरी जो एब्जॉर्ब हुई है मेडिसिन वो ट्रांसफर होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। एंड देन हमारे पास ये कि उत्तरवस्ती का सिस्टमिक इफेक्ट जो है वो मिलता है। तो ये बेनिफिट है कि एब्जॉर्ब हुआ, देन आपको इफेक्ट मिला उस मॉलिक्यूल का अपॉन दी हार्मोनल लेवल, जिसको हम बोल सकते हैं कि हार्मोनल लेवल पे भी ये उत्तरवस्ती जो हमारी वो काम कर सकती है। तो इस प्रकार से हम इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब कुछ एरियाज ऑफ रिसर्च अगर आप देखें तो इसमें हम कहाँ कहाँ रिसर्च कर सकते हैं। उत्तरवस्ती अगर हम देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास स्कोप कहाँ पर है कि हम कहाँ इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि घृत और तेल मैंने बताया, तो दो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, एक शतावरी घृत बना, एक शतावरी तेल बनाए, दोनों का इफेक्ट देखो, अलग अलग इफेक्ट मिलेगा। यानी कि ड्रग लेवल पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड उत्तरवस्ती करके भी हम रिसर्च कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशन करके हम रिसर्च कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ पीजी स्कॉलर्स भी यहाँ पर हो सकता है अटेंड कर रहे हो, उनको आगे टॉपिक अपने लिए थीसिस के लिए लेना हो या फर्दर रिसर्च करनी हो, तो उनको ये हेल्प हो सकता है कि हम रिसर्च एरियाज क्या क्या ले सकते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे कि नैनो पार्टिकल्स वगैरह का बेस लेकर भी आप रिसर्च कर सकते हो। और दूसरी, जैसे हम आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है IUI वगैरह, उसके साथ मिला के रिसर्च कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी किया है अभी।